Dear students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर 3 द बेट और ये बुक जो है वो है क्लास 10 की पार्ट 2. ठीक है, तो आइए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं और उससे पहले जान लेते हैं इस चैप्टर के लेखक के बारे में जिसका नाम है एंटोन चेखोव. तो द रशियन ऑथर एंटोन चेखोव वॉज बोर्न ऑन जनवरी 17, 1860 इन टैगनरॉग इन साउथ रसिया ऑन द एजोव सी. यानी कि टैगनरॉग साउथ रसिया में जो एक जगह है टैगनरॉग है ना, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था. ये रशियन ऑथर हैं, लेखक हैं जिनका 17 जनवरी 1860 को जन्म हुआ था. ही इज़ अमॉन्ग द मेजर शॉर्ट स्टोरी राइटर्स एंड ड्रामेटिस्ट्स इन हिस्ट्री. यानी कि वे लघु कहानीकार और नाटककार के रूप में इतिहास में जाने जाते हैं. He wrote 17 plays and almost 600 stories. और उन्होंने 17 नाटक लिखे हैं और साथ ही साथ ऑलमोस्ट लगभग 600 कहानियाँ लिखी हैं छोटी छोटी. तो चलिए अब इस चैप्टर के बारे में जाते हैं कि बेट. अच्छा हाँ, पहले मैं ये बता दूँ बेट का मतलब क्या होता है. बाजी. तो बाजी लगाना, और इस चैप्टर में किस टाइप की बाजी लगी है वो चलिए पढ़ते हैं एक एक करके सब जानेंगे. पहला है मतलब लिखता है इट वॉज अ डार्क ऑटम नाइट. यानी कि डार्क ऑटम नाइट का मतलब क्या होता है. डार्क का तो मतलब आप समझ ही रहे हैं, अंधेरी रात. लेकिन किस मौसम की. ऑटम यानी कि शरद काल की ये एक अंधेरी रात थी. फिर क्या होता है कि द ओल्ड बैंकर वॉज पेसिंग फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर ऑफ हिज स्टडी रिकॉलिंग टू हिज माइंड द पार्टी ही गेव इन द ऑटम 15 ईयर्स बिफोर. यानी कि एक ओल्ड बैंकर यानी कि बूढ़ा साहूकार था जो अपने अध्ययन कक्ष में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक टहल रहा था, है ना. और रिकॉलिंग हिज माइंड यानी कि कुछ याद कर रहा था पार्टी के बारे में, एक पार्टी के बारे में जो उस साहूकार ने 15 साल पहले इसी सर्द मौसम में दिया था. तो द गेस्ट्स अमॉन्ग देम नॉट ए फ्यू स्कॉलर्स एंड जर्नलिस्ट फॉर द मोस्ट पार्ट डिसअप्रूव्ड ऑफ कैपिटल पनिशमेंट. यानी कि बोला जा रहा है कि उसमें अतिथियों में, है ना, गेस्ट्स में कुछ विद्वान और कुछ पत्रकार ही नहीं थे, बल्कि फॉर द मोस्ट पार्ट और क्या क्या है कि अतिथियों में कुछ पत्रकार ही नहीं थे. ज़्यादातर लोग जो थे ना प्राण दंड का अनुमोदन कर रहे थे, है ना. कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मान लीजिए कैपिटल पे जैसे पूंजी होती है ना, अगर उसके लिए पनिशमेंट किस टाइप की देनी चाहिए अगर कोई नहीं देता है, या क्योंकि ये साहूकार लोग हैं तो इन लोगों की मीटिंग हो रही थी, ये पता करना चाह रहे थे कि आखिर किस टाइप की पनिशमेंट देनी चाहिए, है ना. फिर आगे लिखता है कि सम ऑफ देम थॉट दैट कैपिटल पनिशमेंट शुड बी रिप्लेस्ड यूनिवर्सली बाय लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब कैद. तो कहा जा रहा है कि कुछ लोगों का विचार था, उस वहाँ पे जो लोग मौजूद थे ना उस पार्टी में, कुछ लोगों का विचार था कि इसका जो पनिशमेंट हमें देना चाहिए, इस दंड के एवज में क्या देना चाहिए लोगों को कि लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि आजीवन कारावास देने के लिए लोग सोच रहे थे, उसको बदल देना चाहते थे इसके. फिर आई डोंट एग्री विथ यू सेड द होस्ट. एक जने ने मतलब एक मेजबान ने बोला कि मैं आपसे सहमत नहीं हूँ. I myself have experienced neither capital punishment nor life imprisonment, but in my opinion capital punishment is more moral and more humane than imprisonment. यानी कि मेरा अपना अनुभव यह है कि न तो प्राणदंड और ना ही आजीवन कारावास, क्योंकि मेरी राय में तो कारावास के जीवन से प्राणदंड जो है ना वो ज़्यादा नैतिक और मानवोचित है. क्योंकि अब क्यों बोला इन्होंने कि एक्सिक्यूशन किल्स इंस्टेंटली, लाइफ इम्प्रिजनमेंट किल्स बाय डिग्रीज. एक्सिक्यूशन मतलब जो होती है ना फांसी की सज़ा काइंड ऑफ, तो वो जो होती है मृत्युदंड. एक्सिक्यूशन मतलब मृत्युदंड भी होता है. तो एक्सिक्यूशन किल्स इंस्टेंटली यानी मृत्युदंड से आदमी तो तुरंत मर जाता है, लेकिन लाइफ इम्प्रिजमेंट मतलब आजीवन कारावास जो होता है ना वो क्या करता है आपको तिल का मरने के लिए मजबूर करता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके वो प्राण लेता है आपके. ठीक है, आगे लिखा है कि दे आर बोथ इक्वली इमोरल रिमार्क्ड वन ऑफ द गेस्ट. अब दूसरे किसी ने अतिथि में से एक ने बोला कि वे दोनों बराबर रूप से अनैतिक है ना. बिकॉज देयर पर्पस इज़ द सेम टू टेक अवे लाइफ. क्योंकि जाहिर सी बात है उन दोनों का जो उद्देश्य है वो दोनों तो सेम ही है, क्योंकि उन दोनों की वजह से आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट कह दो या फिर एक्सिक्यूशन यानी कि आप मृत्युदंड दे दो या फिर आजीवन कारावास दे दो, दोनों की वजह से आपकी जान तो जाने ही वाली है. तो दोनों ही अनैतिक है. The state is not God. It has no right to take away that
विच इट कैन नॉट गिव बैक इफ़ इट शुड सो डिज़ायर। यानी कि मतलब राज्य कोई ईश्वर नहीं है, इसे जान लेने का अधिकार नहीं है, जिसे चाहने पर यह दे नहीं सकता है। यानी कि मतलब हमें कोई अधिकार नहीं है हम इस किसी की जान लें, और ये दोनों में से कोई भी हम मतलब कोई हम रूल बनाएं, ऐसा है ना। अब लिखा है कि अमॉन्ग द कंपनी वॉज ए लॉयर, ए यंग मैन ऑफ अबाउट 25, ऑन बीइंग आस्क्ड हिज ओपिनियन ही सेड, मतलब उस कंपनी यानी कि वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनमें से एक जो इंसान था वो एक लॉयर था, एक वकील था, और वो एक जवान युवक था 25 साल का। उससे जब पूछा जाए गया कि अपना ओपिनियन दो, अपना विचार दो, तो उसने क्या बोला, कैपिटल पनिशमेंट एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट आर इक्वली इमोरल। उसने भी यही बोला कि ये सामान्यतः मतलब इक्वली वो इमोरल है, यानी कि अनैतिक है ये दोनों चीज़ें। बट इफ़ वन वेयर ऑफर्ड द चॉइस बिटवीन देम वुड सर्टेनली चूज़ द सेकेंड। यानी कि अगर आपके सामने, लेकिन फिर भी इन दोनों के लिए आपके लिए प्रस्ताव रखा जाए आपके सामने कि आप क्या लेना चाहेंगे, आप मरना चाहेंगे या फिर आप मृत्युदंड लेना चाहेंगे या फिर आप आजीवन कारावास लेना चाहेंगे, तो मैं प्रेफर करूँगा दूसरे वाले को, यानी कि आजीवन कारावास, क्योंकि इट्स बेटर टू लिव सम हाउ दैन नॉट टू लिव एट ऑल। यानी कि अगर आपको प्राण दंड मिल जाता है तो तुरंत मर जाएंगे ना। तो ये कह रहे हैं कि प्राण दंड से ज़्यादा बेटर है कि आप कुछ दिनों तक जिंदा रहें, जीवित रहें। फिर देयर इंस्यूड अ लाइवली डिस्कशन। द बैंकर हु वॉज देन यंगर एंड मोर नर्वस suddenly lost his temper, banged his fist on the table and turning to the young lawyer cried out। मतलब वहाँ पे ये तरीके की जो भी मतलब क्या कहते हैं डिस्कशन था वो चलता रहा, ठीक है। और उसके बाद थोड़ी देर में क्या हुआ, तर्क वितर्क मतलब होने के बाद क्या हुआ, एक साहूकार था वहाँ पे, एक बैंकर था, ये इसी बैंकर की बात करी जा रही है। तो ये जो बैंकर था उसने बहुत नर्वस था वो, और सडनली लॉस्ट हिज टेम्पर, अपना आपा खो बैठा और अपनी मुट्ठी, फिस्ट मतलब मुट्ठी को टेबल पर दे मारा, और टर्निंग टू द यंग लॉयर क्राइड आउट। जो यंग लॉयर था 25 साल का, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे पीछे, उसकी तरफ घूमकर चिल्लाया उस पर। क्या चिल्लाया कि इट्स लाई, ये झूठ है। और क्या कहता है कि आई बेट यू 2 million यू वुड नॉट स्टिक इन ए सेल इवन फॉर 5 years। मतलब ये जो देखिए, अभी इसके पहले हम बात कर रहे थे, एक 25 साल का युवक था जो कि एक लॉयर था, है ना। और अभी क्या हुआ कि जिसने मुक्का मारा अपना टेबल पे, वो एक बैंकर था, जिसके बारे में हमने चैप्टर के स्टार्टिंग से शुरू करा था, जो कि इधर से उधर कॉर्नर में घूम रहा था ना घर की, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो यानी कि इस बैंकर ने लॉयर की तरफ घूमकर बोला कि बिल्कुल झूठ है, यानी कि मैं तुम्हें 20 लाख रुपए देता हूँ और मैं इसकी बाजी लगाता हूँ, 20 लाख रुपए की बाजी लगाता हूँ कि तुम किसी एक सेल में, यानी कि किसी जेल में 5 साल तक टिक ही नहीं सकते हो। क्योंकि लॉयर ने बोला था, है ना, लॉयर ने बोला था कि नहीं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट ज़्यादा बेटर है, अगर प्राण दंड दिया जाए तो प्राण दंड के बजाय मैं आजीवन कारावास लूँगा। तो इसीलिए इस पे गुस्सा होकर इस बैंकर ने गुस्से में बोला था कि तुम्हें मैं 20 लाख रुपए देता हूँ और तुम एक जेल में 5 साल तक बिता के दिखाओ। तो इफ़ यू मीन इट सीरियसली रिप्लाइड द लॉयर देन आई बेट आई विल स्टे नॉट बट 15। कहने का मतलब है कि इस बात पे गुस्से में आकर, है ना, उसने रिप्लाई किया लॉयर ने कि अगर तुम्हें लगता है तुम इस बात को ज़्यादा सीरियस ले रहे हो तो मैं तुमसे बाजी लगाता हूँ कि मैं 5 नहीं बल्कि 15 साल जेल में बिता के दिखाऊंगा 20 लाख के लिए। तो 15 डन क्राइड द बैंकर। बैंकर चिल्ला के बोला अच्छा 15 साल ठीक है, फिर जेंटलमैन आई स्टेक 2 million, है ना। मतलब सभी लोगों से बोलता है, चलो सभी लोग से मैं कहता हूँ कि मैं 20 लाख की बाजी लगाता हूँ, है ना। एग्रीड यू स्टेक 2 million आई माई फ्रीडम सेड द लॉयर। यानी कि सहमति में बोला जाता है कि मान लिया तुम 20 साल की बाजी लगाते हो और मैं अपनी आज़ादी को दांव पे रखता हूँ, मैं अपनी स्वतंत्रता को दांव पे रखता हूँ। सो दिस वाइल रिडिकुलस बेट केम टू पास। माने ये कह सकते हैं ये असभ्य रूप से हास्यास्पद बाजी जो थी वो लगाई गई। द बैंकर हु एट द टाइम हैड टू मेनी millions टू काउंट वॉज बिसाइड हिमसेल्फ विथ रैप्चर। यानी कि जो वो साहूकार था, ये जो बैंकर था, उसके पास उस समय कई लाख रुपए थे, वो बड़ा खुश हुआ। रैप्चर मतलब खुश होना। तो ड्यूरिंग सपर ही सेड टू द लॉयर जोकिंगली, सपर मतलब रात का भोजन। तो रात के भोजन के समय जब वो खाना खा रहा था तो उसने लॉयर से बोला, किसने, बैंकर ने लॉयर से बोला, क्योंकि बैंकर ने 20 लाख की बाजी लगाई थी ना, तो वो लॉयर से बोला कि मजाकिया लहजे में
कम टू योर सेंसेस यंग मैन बिफोर इट्स टू लेट, यानी कि अपने मतलब आपे में आ जाओ, है ना, युवक ज़्यादा देर होने से पहले होश में आ जाओ। 2 millions आर नथिंग टू मी, मतलब 20 लाख मेरे लिए कुछ नहीं है। बट यू स्टैंड टू लूज 3 or 4 ऑफ द बेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ, लेकिन तुम तो अपने जीवन के सबसे बेस्ट 3 से 4 साल अपने जीवन की मतलब बेकार करने जा रहे हो, व्यर्थ में डाल रहे हो। आई से 3 or 4 बिकॉज यू विल नेवर स्टिक इट आउट एनी लॉन्ग। मैं 3-4 साल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि तुम इससे ज़्यादा वहाँ ठहर ही नहीं पाओगे। डोंट फॉरगेट आइदर यू अनहैप्पी मैन दैट वॉलंटरीली कन्फाइनमेंट इज मच हैवियर दैन इनफोर्स इम्प्रिजनमेंट। देखिए वॉलंटरी कन्फाइनमेंट मतलब, वॉलंटरी मतलब अपने आप से कोई डिसीजन लेने को वॉलंटरी बोलते हैं। कन्फाइनमेंट यानी कि अपने आप से उसने डिसीजन लेना, यानी कि कहा जा रहा है कि डोंट फॉरगेट आइदर। ये जो बैंकर था वो समझा रहा था लॉयर को कि देखो भूलो मत कभी कि देखो जो खुद से तुम अगर डिसीजन लेके तुम जेल में जाते हो और कहते हो कि मैं कारावास में रहना चाहता हूँ, मैं आजीवन कारावास लेना चाहता हूँ, वो लेना, और दूसरा एक किसी काम से मतलब किसी गलती करने से आपको जेल होती है आजीवन कारावास, वो लेना, दोनों चीज़ें में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मतलब एक तरीके से जो अपने से लिया गया जो इम्प्रिजमेंट है ना, वो ज़्यादा दुखदायी होता है, यही बताना चाह रहा था वो। अब आगे आता है कि एंड नाउ द बैंकर पेसिंग फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर रिकॉल्ड ऑल दिस एंड आस्क्ड हिमसेल्फ। देखिए ये सारी चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी, ये सारी चीज़ें बैंकर है अपने दिमाग में सोच रहा है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाके, हमने चैप्टर के पहले ही पढ़ा था। और ये सोचते हुए फिर अपने आप से वो पूछता है, क्या पूछता है कि वाई डिड आई मेक दिस बेट, मैंने इस तरीके की बाजी क्यों लगाई, व्हाट्स द गुड, मतलब इसमें क्या अच्छा था, है ना, कि आखिर इसमें क्या भलाई है मेरी। द लॉयर लूजेस 15 years ऑफ हिज लाइफ एंड आई थ्रो अवे 2 millions। मतलब जो लॉयर था उसने अपने ज़िंदगी के 15 वर्ष गंवा देगा और मैं अपने 20 लाख गंवाऊँगा। ऑन माई पार्ट इट वॉज द कैप्रिस ऑफ वेल फेड मैन ऑन द लॉयर्स प्योर ग्रीड ऑफ गोल्ड। कहने का मतलब है जहाँ तक मेरा सवाल है, ये एक तरीके से अच्छा तरीके खाए पिए आदमी का मनमौजीपन था, क्योंकि देखा जाए वही था ना, कैप्राइस ऑफ वेल फेड मैन। उस समय उसने मनमौजी अंदाज में उसने तो बाजी लगा ली थी, और लॉयर के हित में क्या था कि वो लालच मात्र था, प्योर ग्रीड ऑफ गोल्ड, वो उसने लालच के लिए ऐसा किया था। अब आगे देखिए, he recollected further what happened after the evening party. It was decided that the lawyer must undergo his imprisonment under the strictest observation in a garden wing of the banker's house. यानी कि इसके बारे में बोला जा रहा है कि जो बैंकर था वो शाम के बाद की घटना के बारे में वो याद कर रहा था, और उसके बाद से उसने याद किया कि जैसा कि डिसीजन लिया गया था कि निश्चय किया गया कि वकील को उस बैंकर के घर के, है ना, गार्डन विंग में, बैंकर के घर के गार्डन विंग में, यानी कि जो वहाँ का उद्यान था, उद्यान भाग में कड़ी निगरानी के बीच, बैंकर हाउस के, है ना, कड़ी निगरानी के बीच उसको कारावास का मतलब बाजी को एक्सेप्ट करना था, मतलब उसको आजीवन कारावास भुगतना था। It was agreed that during the period he would be deprived of the right to cross the threshold, to see living people, to hear human voices and to receive letters and newspapers। और ये भी समझौता हुआ कि उस अवधि में दूसरे लोगों से मिलने, उनकी आवाज़ सुनने और पत्र या समाचार पत्र लेने के लिए दरवाज़ा पार करने के अधिकार से उसको वंचित रखा जाएगा। ये भी सब उसके लिए समझौता हुआ था। He was permitted to have a musical instrument, to read books, to write letters, to drink wine and to smoke tobacco। उसको क्या आज़ादी मिली कि वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रख सकता है, कोई भी वाद्य यंत्र रख सकता है, बुक्स पढ़ सकता है, लेटर्स लिख सकता है, शराब पी सकता है और टोबैको भी ले सकता है। बाई द एग्रीमेंट ही कुड कम्युनिकेट बट ओनली इन साइलेंस। मतलब ये जो सहमति समझौता हुआ उसके लिए उसने क्या किया, मतलब क्या कहते हैं, उसके लिए उसने कम्युनिकेट किया बट ओनली इन साइलेंस, मतलब शांति ढंग से, विद द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू ए लिटिल विंडो। मतलब नहीं, बाय द एग्रीमेंट के अनुसार क्या हुआ, ही कुड कम्युनिकेट, वो क्या कर सकता था, लोगों से बातचीत कर सकता था बट ओनली इन साइलेंस, मतलब शांति ढंग से, विद द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू ए लिटिल विंडो स्पेशली कंस्ट्रक्टेड फॉर दिस पर्पस। और वो कैसे बाहर के लोगों से बात कर सकता था, एक छोटी सी खिड़की बनाई गई थी स्पेशली उसी के पर्पस के लिए, जिसके उसके कारावास में, मतलब उसके जेल में उसको ऐसी छोटी सी खिड़की बना के दी गई थी। ये इसके लिए मतलब ये समझौता हो गया पहले ही।
Everything necessary, books, music, wine, he could receive in any quantity by sending a note through the window. मतलब एक बार विंडो से, खिड़की से वो एक नोट बाहर भेजेगा, नोट मतलब लिखा हुआ एक पत्र, वो बाहर अगर भेज देगा कि मुझे क्या क्या चाहिए, बुक चाहिए, म्यूजिक, वाइन, कुछ भी चाहिए, जितनी क्वांटिटी में चाहिए उसको मिलना चाहिए, ये एग्रीमेंट हुआ था उसके साथ. The agreement provided for all the minutest detail which made the confinement strictly solitary, and it obliged the lawyer to remain exactly 15 years from 12 o'clock of November 14, 1870 to 12 o'clock of November 14, 1885. यानी कि कहा जा रहा है कि द एग्रीमेंट जो था, जो एग्रीमेंट हुआ, समझौता हुआ, उसमें हर एक छोटी सी छोटी डिटेल के ऊपर बात की गई, और विच मेड द कन्फाइनमेंट स्ट्रिक्टली सॉलिटरी, और साथ ही साथ इसकी वजह से हो गया कि स्ट्रिक्टली, मतलब बहुत स्ट्रिक्टली ये पेश किया गया, कि जिसमें उसको एकांत में रहने के लिए बोला गया 15 साल के लिए. और वो टाइमिंग कब से चालू हुई, कब से कब तक, तो रात के 12 बजे 14 नवंबर 1870 से लेकर 14 नवंबर 1885 के रात के 12 बजे तक, यानी कि इसमें 15 साल का गैप है. तो इस 15 साल के लिए करार हुआ, समझौता हुआ कि उसको इसी काल कोठरी में रहना है. The least attempt on his part to violate the conditions to escape, if only for 2 minutes before the time, freed the banker from the obligation to pay him the 2 millions. और साथ ही साथ ये भी करार हुआ कि अगर जो मतलब ये लॉयर है, ये लॉयर शर्तों का थोड़ा भी उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, जो भी यहाँ पे शर्त रखी गई थी, या फिर समय से 2 मिनट पहले भी यहाँ से निकलकर भाग जाता है, तो जो साहूकार है, जो बैंकर है, वो उसको 20 लाख रुपए नहीं चुकाएगा, यानी कि बाजी वो लॉयर हार जाएगा. अब देखिए, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट द लॉयर, एज फार एज इट वॉज पॉसिबल टू जज फ्रॉम हिज शॉर्ट नोट्स, सफर टेरिबली फ्रॉम लोनलीनेस एंड बोर्डम. यानी कि पहले साल के दौरान जो उसकी कैद वाली ज़िंदगी थी, उसके पहले साल के दौरान लॉयर के बारे में ये जो बैंकर है वो अच्छे से अनुमान लगा सकता था कि क्योंकि वो तो नोट भेजता था ना, है ना, वो अपने चीज़ें लिख के बाहर खिड़की से भेजता था, तो उससे वो अनुभव कर सकता था, उसका पता लगा सकता था बैंकर कि उसकी जो ज़िंदगी थी वो कितनी टेरिबल थी, कितनी एकांत भरी थी, और कितनी उबाऊ थी. ठीक है. फ्रॉम हिज विंग डे एंड नाइट केम द साउंड ऑफ द पियानो, ही रिजेक्टेड वाइन एंड टोबैको. मतलब उन दिनों की बात उसको बताई जा रही है कि उसके विंग में, है ना, उसके दिन रात, उसके विंग में, यानी कि दिन रात उसको पियानो का आवाज़ सुनाई देता था उस लॉयर को, और साथ ही साथ उसने अब वाइन और टोबैको लेना भी रिजेक्ट कर दिया था, यानी कि उसका परहेज करना शुरू कर दिया था. ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द लॉयर वॉज सेंट बुक्स ऑफ ए लाइट कैरेक्टर. मतलब पहले साल के दौरान जो लॉयर था उसको अलग अलग तरीके के बुक्स भेजी जाती थी, लाइट कैरेक्टर्स की, फिर नॉवेल्स की बुक भेजी जाती थी विथ ए कॉम्प्लिकेटेड लव इंटरेस्ट, इस टाइप की बुक्स भेजी जाती थी. स्टोरीज ऑफ क्राइम एंड फैंटेसी, है ना, क्राइम की बुक भेजी जाती थी, फैंटेसी रोमांचक बुक्स कुछ भेजी जाती थी, कॉमेडीज़ की बुक्स भेजी जाती थी, एंड सो ऑन, और बहुत सारी ऐसी बुक्स भेजी जाती थी उसको. फिर इन द सेकेंड ईयर द पियानो वॉज हर्ड नो लॉन्गर एंड द लॉयर आस्क्ड ओनली फॉर क्लासिक्स. दूसरे साल में क्या हुआ, वो अब पियानो सुनने का आदी नहीं था, वो बोलता है कि अब मुझे क्लासिक सॉन्ग्स के बारे में, मतलब म्यूजिक मुझे सुनाई देना चाहिए. फिर क्या हुआ, इन द 5th ईयर म्यूजिक वॉज हर्ड अगेन एंड द प्रिजनर आस्क्ड फॉर वाइन. मतलब इन द 5th ईयर 5वें साल में क्या हुआ, म्यूजिक वॉज हर्ड अगेन एंड द प्रिजनर आस्क्ड फॉर वाइन, यानी कि जो कैदी बना हुआ था अपना लॉयर, वो उसने शराब के लिए पूछा, मांगा. Those who watched him said that during the whole of that year he was only eating, drinking and lying on his bed. मतलब जिन्होंने उस लॉयर को, मतलब ये निगरानी कर रहे थे, उनको देखा, उन्होंने ये बताया कि इस मतलब इतने साल तक ये क्या कर रहा था, बस खाता है, पीता है और बेड पे पड़ा रहता है. लॉयर के बारे में, he yawned often and talked angrily to himself. मतलब वो जम्हाई लेता है और बहुत गुस्से में अपने आप से ही बातें किया करता है. Books he did not read. Sometimes at night he would sit down to write. अब वो बुक किताबें नहीं पढ़ रहा है, और कभी कभी वो रात में किताबें मतलब कुछ लिखने के लिए बैठता है. He would write for a long time and tear it all up in the morning. यानी कि वो रात में लिखता है और सुबह उसको फाड़ देता है जो भी लिखता था. More than once he was heard to weep. मतलब कभी कभी तो वो उसको रोते हुए भी सुनते थे लोग. In the second half of the 6th year, छठे साल के मतलब सेकेंड हाफ में क्या हुआ, the prisoner began jealously to study languages.
अब वो जो कैदी था यानी कि जो लॉयर था, उसको अब मन हुआ कि अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस उसकी पढ़ी, लैंग्वेज पढ़ने का उसको इच्छा हुई, फिलोसफी जानने की इच्छा हुई और साथ ही साथ इतिहास पढ़ने का उसका मन हुआ. He fell on this subject so hungrily that the banker hardly had time to get books enough for him. मतलब वो इतना ज़्यादा मतलब भूखा हो गया इसके लिए, ललायत हो गया बुक्स के लिए और ये लैंग्वेज फिलोसफी हिस्ट्री जानने के लिए कि जो बैंकर था जो उसको बार बार बुक्स वगैरह प्रोवाइड कराता था, उसको टाइम ही नहीं मिलता था बुक्स प्रोवाइड कराने के लिए. इन द स्पेस ऑफ 4 years अबाउट 600 वॉल्यूम्स वेर बॉट एट हिज रिक्वेस्ट. यानी कि 4 साल के दौरान उसकी रिक्वेस्ट पे, यानी कि लॉयर के रिक्वेस्ट पे करीब 600 बुक्स उसको खरीद की दी गई थी, है ना. लेटर ऑन आफ्टर द 10th year द लॉयर सेट इमूवेबल बिफोर हिज टेबल एंड रीड ओनली द न्यू टेस्टामेंट. यानी कि बाद में क्या हुआ, 10वें साल में, आफ्टर द 10th year 10वें साल के बाद जो लॉयर था ना, वो बिना हिले डुले, है ना, अपने टेबल चेयर पे बैठकर नया टेस्टामेंट पढ़ रहा था, है ना. फिर क्या हुआ कि द बैंकर फाउंड इट स्ट्रेंज दैट ए मैन हु इन 4 years हैड mastered 600 erudite volumes should have spent nearly a year in reading one book, easy to understand and by no means thick. कहने का मतलब है जो बैंकर था ये चीज़ देखकर बहुत भयभीत हुआ और चकित हुआ कि भाई इस बंदे ने 4 साल में 600 से ऊपर ज़्यादा बुक्स पढ़ ली, लेकिन इस सिंगल बुक को पढ़ने के लिए, जो न्यू टेस्टामेंट है, इसको बुक को पढ़ने के लिए उसने 1 साल से वो हिला तक नहीं है. और ना ही ये बुक इतनी मोटी भी है कि पढ़ने में इतना टाइम लगे, लेकिन फिर भी वो क्यों इतना मतलब इतना टाइम बिता रहा है एक सिंगल बुक के लिए, इतना बैठा ही रह रहा है एक जगह पे. तो इससे वो चकित था बैंकर. द न्यू टेस्टामेंट वॉज देन रिप्लेस्ड बाय द हिस्ट्री ऑफ रिलीजन एंड थियोलॉजी. फिर अब ये न्यू टेस्टामेंट जो पढ़ रहा था उसको हटाकर वो जो लॉयर था अब हिस्ट्री ऑफ रिलीजन एंड थियोलॉजी पढ़ने लगा. ड्यूरिंग द लास्ट 2 years, है ना, ऑफ हिज कन्फाइनमेंट द प्रिजनर रीड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट क्वाइट हैफाजार्डली. मतलब लास्ट के 2 साल जब बीतने वाले थे उसके ना, 13 साल कह सकते हैं, उस 13वें साल के बारे में बता सकते हैं कि उस समय उसने अव्यवस्थित रूप से बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन किया. नाउ ही वुड अप्लाई हिमसेल्फ टू द नेचुरल साइंस, देन ही वुड रीड बायरन और शेक्सपियर. कहने का मतलब है कि अब वो प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन करने के लिए तत्पर हुआ और उसके बाद वो बायरन और शेक्सपियर का अध्ययन किया उसने. Notes used to come from him in which he asked to be sent at the same time a book on chemistry, a textbook of medicine, a novel and some treatise on philosophy और थियोलॉजी. यानी कि उसने नोट के जरिए, जो भी नोट वो भेजता था बाहर लॉयर ने, तो उसके जरिए रसायन शास्त्र, औषध विज्ञान, है ना, कोई उपन्यास और फिर दर्शन शास्त्र या फिर धर्म विज्ञान पर पुस्तकों की मांग की जाने लगी उसके द्वारा. He read as though he were swimming in the sea among broken pieces of wreckage, and his desire to save his life was eagerly grasping one piece after another. मतलब इसके बारे में बताया जा रहा है उस लॉयर के बारे में कि वो इस तरीके से पढ़ रहा था मानो कि कोई समुद्र में जब तैरता है तो छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, तो छोटे छोटे टुकड़ों को पकड़ पकड़ के लोग अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए मतलब कुछ भी चीज़ पकड़ते हैं. अगर नाव टूट जाता है तो वैसे ही ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कि ये जो लेखक है अपनी ज़िंदगी को बिताने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए वो कुछ ना कुछ पढ़े जा रहा था, है ना. अब आगे देखते हैं. यहाँ पे लिखा है कि द बैंकर रिकॉल्ड ऑल दिस एंड थॉट टुमारो एट 12 o'clock ही रिसीव्स हिज फ्रीडम. मतलब यहाँ तक कि जो भी हमने बातें आपसे बताई, हमने शेयर करी, वो सारी चीज़ें जो बैंकर था वो टहल टहल के सोच ही रहा था अभी तक. और उसने सोचा अब कि अब तो कल जो 12 बजे वो अपनी आज़ादी पा लेगा लॉयर, है ना. अंडर द एग्रीमेंट आई शैल हैव टू पे हिम 2 million. और समझौते के अनुसार मुझे अपने 20 लाख रुपए उसे देने भी पड़ेंगे. इफ़ आई पे इट्स ऑल ओवर विथ मी. अगर मैं वो 20 लाख उसे पैसे देता हूँ तो मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं. आई एम ruined forever. मैं तबाह हो जाऊँगा, मैं बर्बाद हो जाऊँगा. 15 years before he had too many millions to count, but now he was afraid to ask himself which he had more of, money or debts. मतलब 15 साल पहले इस बैंकर के पास मतलब बहुत ज़्यादा पैसा था, बहुत सारे मिलियन पैसे थे, है ना. लेकिन अब तो उसके पास
कर्ज के अलावा कुछ है ही नहीं. नाउ ही वॉज एन ऑर्डिनरी बैंकर ट्रेम्बलिंग एट एवरी राइज एंड फॉल इन द मार्केट. यानी कि अब तो एक छोटा सा साहूकार बन के रह गया है वो, और मार्केट में एक छोटी सी उथल पुथल भी होती है ना, उससे वो डर जाता है, भयभीत हो जाता है कि उसका क्या होगा. दैट कर्स बैट, यानी कि अब वो उसको लग रहा है कि वो जो उसने शराब मतलब एक तरीके से जो उसने बाजी लगाई थी ना, उसको वो अभिशाप मान रहा है. तो murmured the old man clutching his head in despair. Why didn't the man die? मतलब उस बाजी को अभिशाप मानते हुए सोचता है कि वो आदमी मर क्यों नहीं गया, है ना. जो ये लॉयर था वो मर ही क्यों नहीं गया. ही इज़ ओनली 40 years old. वो तो मात्र 40 वर्ष का ही है. ही विल टेक अवे माई लास्ट फार्दिंग. Marry, enjoy life, and I will look on like an envious beggar and hear the same word from him every day. I am obliged to you for the happiness of my life. कहने का मतलब है, बोला जा रहा है कि वो मर ही क्यों नहीं गया. उसके बाद से ये बोल रहा है कि he will take away my last farthing. अब वो क्या कहेगा कि वो मेरे अंतिम मतलब फार्दिंग मुझसे लेना चाहता है. मतलब सारे इंजॉय करेगा क्योंकि अब उसके पैसे मिल जाएंगे, फिर वो शादी कर लेगा, हंसी खुशी ज़िंदगी बिताएगा, फिर वो मेरी तरफ देखेगा और मुझे भिखारी जैसा देखकर बोलेगा कि ये सब आपकी वजह से हुआ है. आई एम ऑब्लाइग टू यू, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ. थैंक यू फॉर हैप्पीनेस, मतलब मेरी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ये कौन बोलेगा? ये लॉयर बोलेगा. ऐसा बैंकर सोच रहा था. लेट मी हेल्प यू, है ना, कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ. नो, इट्स टू मच. द ओनली एस्केप फ्रॉम बैंक्रप्सी एंड डिसग्रेस इज़ दैट द मैन शुड डाई. कहने का मतलब है कि जो दिवालियापन वो झेलने जा रहा है और जो अपमान उसका होने वाला है, उससे बचने का एकमात्र उपाय उसको यही लग रहा था कि उसको मर जाना चाहिए, है ना. अब देखिए, द क्लॉक हैड जस्ट स्ट्रक 3. द बैंकर वॉज लिसनिंग. इन द हाउस एवरीवन वॉज asleep and one could hear only the frozen tree whining outside the window. मतलब बोला जा रहा है कि अभी 3 बजे हुए थे और घड़ी के कांटों को वो साहूकार सुन रहा था, और इन द हाउस मतलब घर में सभी सो रहे थे, है ना. और खिड़की के बाहर जो बर्फ़ से जमे पेड़ थे ना, उनकी मतलब उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, उनको हिलने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी. तो ट्राइंग टू मेक साउंड ही टुक आउट ऑफ हिज सेफ द की ऑफ द डोर विच हैड नॉट बीन ओपन फॉर 15 years, पुट ऑन हिज ओवरकोट एंड वेंट आउट ऑफ द हाउस. अब वो क्या हुआ, जो क्या कहते हैं, अभी तो 3 बज रहे थे ना, तो आपका जो साहूकार है, बैंकर है, वो चुपके से अपनी सेफ यानी कि जिसमें पैसे रखे जाते हैं, उस सेफ की चाबी ली उसने और अपने ओवरकोट में डाला. और मतलब वो जो बैंकर सेफ था ना, है ना, जो तिजोरी थी, उसको वो 15 साल से अभी तक एक बार नहीं खोला था उसने, और उसकी चाबी लेकर वो घर से बाहर निकल गया. द गार्डन वॉज डार्क एंड कोल्ड. जो गार्डन था, जो बगीचा था, वो अंधेरा था, अंधेरा भरा हुआ था वहाँ पे, और बहुत ठंड थी वहाँ पे. इट वॉज रेनिंग, और बाहर बर्फ़ वाली बारिश भी हो रही थी. ए डैम्प पेनिट्रेटिंग विंड हॉल्ड इन द गार्डन एंड गेव द ट्रीज नो रेस्ट. कहने का मतलब है जो हवा बह रही थी ना, उससे पेड़ों को आराम नहीं थी और वो बहुत तेज़ी से मतलब हिल रहे थे. अप्रोचिंग द गार्डन विंग ही कॉल्ड द वॉचमैन ट्वाइस. यानी कि गार्डन में पहुंचने के बाद, है ना, उसने संतरी को 2 बार बुलाया. यानी कि जो मंत्री वहाँ पे वॉचमैन होता है, जो निगरानी करने वाला गार्ड, उसको 2 बार बुलाया उसने. फिर देयर वॉज नो आंसर, कोई आवाज़ नहीं आया, कोई उत्तर नहीं आया. फिर एविडेंटली द वॉचमैन हैड टेकन शेल्टर फ्रॉम द बैड वेदर एंड वॉज नाउ asleep समवेयर इन द किचन और द ग्रीन हाउस. यानी कि ये साफ जाहिर हो रहा था कि वॉचमैन जो है अपना निवास स्थान वहाँ से बदल कर किचन में चला गया हो या फिर ग्रीन हाउस में चला गया हो, क्योंकि जो मौसम था वो बहुत ही बेकार हो चुका था, मतलब बहुत बुरा हो चुका था मौसम, बहुत ठंड थी वहाँ पे ना. तो इफ़ आई हैव द करेज टू फुलफिल माई इंटेंशन, थॉट द ओल्ड मैन, द सस्पिशन विल फॉल ऑन द वॉचमैन फर्स्ट ऑफ ऑल. तो कहने का मतलब है जो भी चीज़ वो काम करने जा रहा था ना, जो अपने इरादों को वो पूरा करने जा रहा था अभी के लिए, जो बाहर निकला था बैंकर, उसको पूरा करने के लिए अगर वो पूरा करता है तो सब मतलब उस चीज़ का शक जो है सबसे पहले वॉचमैन पे ही जाएगा, ठीक है ना. इन द डार्कनेस ही ग्रोप्ड फॉर द स्टेप्स एंड द डोर एंड एंटर्ड द हॉल ऑफ द गार्डन विंग, देन पोक्ड हिज वे इनटू ए नैरो पैसेज एंड स्ट्रक अ मैच. मतलब कह रहा है कि वो धीरे धीरे करके उस अंधेरे मतलब
अंधेर भरे मतलब इन्वामेंट में वहाँ अपने कदम रखते हुए दरवाजे तक गया, फिर गार्डन के हॉल में पहुँचा, फिर वहाँ पे उसने नैरो मतलब पतली गली पकड़ के फिर वो आगे बढ़ा और वहाँ लिखता है कि नॉट ए सोल वॉज देयर। नॉट ए सोल मतलब कोई भी इंसान वहाँ नहीं था। समवंस बेड विथ नो बेड क्लॉथ्स ऑन इट स्टूड देयर एंड एन आयरन स्टोव लूम्ड डार्क इन द कॉर्नर। मतलब बोला जा रहा है, एक सिनेरियो दिखाया जा रहा है आपको कि किसी का एक बेड था वहाँ पे जिस पे कोई कपड़े नहीं थे, मतलब कोई बेड क्लॉथ नहीं थी, और वहाँ पे एक स्टोव, आयरन का स्टोव जो है जल रहा था कॉर्नर में, कोने में। और साथ ही साथ लिखा है कि द सील्स ऑन द डोर दैट लेड इनटू द प्रिजनर्स रूम वेयर अनब्रोकन। और जो सील लगी हुई थी ना उस कैदी यानी कि लॉयर के दरवाजे के बाहर, वो अभी तक उसको ब्रोक नहीं किया गया था, यानी कि तोड़ा नहीं गया था। When the match went out, the old man, trembling from agitation, peeped into the little window. मतलब जब दियसालाई जो जल रही थी ना, वो जब बुझ गई तो उस बूढ़े आदमी ने उत्तेजना से कांपते हुए खिड़की से अंदर झांका। इन द प्रिजनर्स रूम ए कैंडल वॉज बर्निंग डिमली। उस कैदी के रूम में एक छोटी सी कैंडल जो थी वो बहुत मध्यम मतलब रोशनी करते हुए जल रही थी। द प्रिजनर हिमसेल्फ सेट बाय द टेबल। और जो प्रिजनर था, जो लॉयर था, जो कैदी था, वो टेबल के सामने बैठा हुआ था। ओनली हिज बैक, द हेयर ऑन हिज हेड एंड हिज हैंड्स वेर विजिबल। बस उसके बाल, उसके पीठ, उसका सिर दिख रहा था इस बैंकर को। ओपन बुक्स वेर स्ट्रीवन अबाउट ऑन द टेबल, द टू चेयर्स एंड ऑन अ कारपेट नियर द टेबल। मतलब कहा जा रहा है कि कुछ किताबें जो थीं वो बिखरी हुई पड़ी हुई थी उसकी टेबल के निकट, और दरी पर कुछ कुर्सियाँ थीं, ठीक है ना। फिर क्या होता है कि 5 मिनट पास्ट एंड द प्रिजनर्स नेवर वंस स्टर्ड, यानी कि 5 मिनट बीत गए और कैदी एक बार भी हिलता डुलता नहीं है। 15 ईयर्स कन्फाइनमेंट हैड टॉट हिम टू सिट मोशनलेस। मतलब 15 साल की उसकी जो कन्फाइनमेंट थी, यानी कि 15 वर्षों के कारावास की वजह से उसने मोशनलेस उनको मतलब उसको मोशनलेस बैठने की एक ट्रिक्स को सिखा दी थी, उसको सिखा दिया था। मतलब 15 साल तक आदमी कोई अंदर रहेगा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो वो शांत रहना भी सीख लेगा, या फिर ज़्यादा ही गुस्सा आ जाएगा, मतलब अलग अलग एक्टिविटी हो सकती है। तो उसको क्या हुआ था कि वो मोशनलेस बैठना सीख गया था, मतलब बिना गति के, बिना हिले डुले वो बैठ सकता था। द बैंकर टैप्ड ऑन द विंडो विथ हिज फिंगर बट द प्रिजनर मेड नो मूवमेंट इन द रिप्लाई। मतलब जो बैंकर था वो तो खिड़की से झांक रहा था उसको, उसने खिड़की पे थोड़ा सा टैप किया, अपने हाथ से ऐसे बजाया और उंगली से, और बट द प्रिजनर जो लॉयर था वो बिल्कुल उसमें मूवमेंट नहीं हुआ, वो रिप्लाई में उसने कुछ नहीं किया। देन द बैंकर कॉशियसली टोर द सील्स फ्रॉम द डोर एंड पुट द की इनटू द लॉक। अब क्या हुआ कि बैंकर ने बहुत उत्सुकता से उस सील को तोड़ दिया दरवाजे पे जो लगी हुई थी, और उसमें ताले में चाबी डाल के उसको खोल दिया। द रस्टी लॉक गेव ए होर्स ग्रोन एंड द डोर क्रैक्ड। जो वो ताला था वो तो 15 साल से बंद था और वो जंग खा चुका था। उसने जैसे ही उसमें चाबी लगा के खोलना चाहा तो उससे बहुत तेज़ी से आवाज़ निकली और डोर जो है बहुत कड़कड़ाते हुए आवाज़ से खुला। द बैंकर एक्सपेक्टेड इंस्टेंटली टू हियर ए क्राई ऑफ सरप्राइज एंड द साउंड ऑफ स्टेप्स। द बैंकर जो था वो एक्सपेक्ट कर रहा था, ऐसा अनुमान लगा रहा था कि ऐसा होगा जैसे मैं दरवाज़ा खोलूँगा तो बहुत तेज़ आवाज़ आएगी, लोग चिल्लाए, मतलब ये जो लॉयर है वो सरप्राइज होके चिल्लाएगा उत्सुक मिजाज से। एंड द साउंड ऑफ स्टेप्स मतलब आवाज़ आएगी दौड़ के आने की। 3 minutes passed and it was as quiet inside as it had been before। मतलब 3 मिनट बीत गए दरवाजे खोलने के बाद भी, लेकिन अभी भी वैसे ही शांति बनी हुई जो पहले थी। ही मेड अप हिज माइंड टू इंटर। वो अपने दिमाग में सोचने लगा बैंकर की अंदर घुसा जाए। Before the table sat a man unlike an ordinary human being. It was a skeleton with tight drawn skin, with long curly hair like a woman's and a saggy beard। मतलब बात किया जा रहा है कि जो इंसान बैठा है टेबल के सामने, जो कि एक साधारण इंसान है, उस लॉयर के बारे में बोला जा रहा है। इट वॉज ए स्केल्टन, वो एक कंकाल की भांति बैठा हुआ है जिसके ऊपर बस चमड़ियाँ हैं और कुछ नहीं है। उसके जो बाल हैं वो औरतों की भांति करली हो चुके हैं, लंबे लंबे, और सैगी बियर्ड, उसकी जो दाढ़ी हैं वो बहुत झबरेदार दिख रही हैं, है ना। द कलर ऑफ हिज फेस वॉज येलो, और उसका चेहरे का रंग जो है पीला पड़ चुका है। ऑफ एन अर्थी शेड, पृथ्वी के छाँव की तरह पीला हो चुका है। एंड द चिक्स वेर संकीन, उसके जो गाल हैं वो धसे हुए थे। द बैक लॉन्ग एंड नैरो एंड द हैंड अपॉन विच लीन्ड हिज हेयरली हेड वॉज सो लीन एंड साइनी दैट इट वॉज पेनफुल टू लुक अपॉन। मतलब उसकी पीठ लंबी और संकीर्ण हो चुकी थी। हाथ जिस पर वो अपना केस भरा सिर रखे हुए था
इतना पतला और लड़खड़ा रहा था कि उसे देखना पीड़ादायक था, है ना। फिर हिज हेयर वॉज ऑलरेडी सिल्वरिंग विथ ग्रे एंड नो वन वुड हैव बिलीव दैट ही वॉज ओनली 40 ईयर्स ओल्ड। मतलब उसके बाल उजले हो गए थे और कोई भी विश्वास नहीं करता था कि वो मात्र 40 वर्ष का है। ऑन द टेबल बिफोर हिज बेंडेड हेड ले अ शीट ऑफ पेपर ऑन विच समथिंग वॉज रिटन इन अ टाइनी हैंड। मतलब टेबल पर जिस पर वो अपना सिर नवाए हुए था ना, उस पर एक कागज़ का टुकड़ा रखा था जिसमें छोटे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। लिखा है कि पुअर डेविल थॉट द बैंकर ही इज asleep एंड प्रोबेबली सीइंग मिलियंस इन हिज ड्रीम। मतलब जो साहूकार था वो सोच रहा था कि यह बेचारा शैतान सोया हुआ है और अपने स्वप्न शायद लाखों ख्वाब देख रहा है। आई हैव ओनली टू टेक एंड थ्रो दिस हाफ डेड थिंग्स ऑन द बेड, स्मॉदर हिम एंड विद द पिल्लो एंड द मोस्ट केयरफुल एग्जामिनेशन movement will find no trace of unnatural death, but first let us read what he has written here. देखिए मैं इसका मतलब बताता हूँ कि जो साहूकार था वो ना दिमाग में सोच चुका था कि इसको लॉयर को जाके मार देते हैं, मार देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मुझे 20 लाख रुपए नहीं देने पड़ेंगे। और वो वही सोचता हुआ साहूकार ने सोचा कि यह बेचारा शैतान अभी तक सोया हुआ है ना, सपनों में ख्याल बुन रहा है, तो इस अर्धमृत व्यक्ति को क्यों ना उठाकर सया पर फेंक देना चाहिए और तकिए से इसका मतलब इसको मतलब क्या कहते हैं गला दबा देना चाहिए। उसके बाद बहुत सावधानी से, है ना, उसे बहुत सावधानी से अप्राकृतिक मृत्यु का एक रूप दे देना चाहिए जिससे किसी को कुछ पता ना चले। लेकिन उससे पहले चलो पढ़ते हैं कि उसने क्या लिखा है। तो द बैंकर टुक द शीट फ्रॉम द टेबल एंड रीड। बैंकर ने उस शीट को उठाया और पढ़ने लगा। Tomorrow at 12 o'clock midnight I shall obtain my freedom and the right to mix with people. But before I leave this room and see the sun, I think it necessary to say a few words to you. On my own clear conscience and before God, who sees me, I declare to you that I despise freedom, life, health, and all that your books call the blessing of the world. मतलब लिखा था कि कल रात 12 बजे आधी रात में मैं मुक्त हो जाऊंगा और लोगों से, है ना, मिलने का अधिकार प्राप्त कर लूँगा। बट बिफोर आई लीव दिस रूम एंड सी द सन आई थिंक इट नेसेसरी टू से फ्यू वर्ड्स टू यू। मतलब लेकिन इस रूम को छोड़ने के पहले या फिर इस कल का सूर्य उदय देखने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ऑन माई ओन क्लियर कंसाइंस एंड बिफोर गॉड हु सी मी आई डिक्लेयर टू यू दैट आई डिस्पाइज फ्रीडम। कहने का मतलब है कि अपने विवेक से और ईश्वर के सामने जो मुझे देख रहा है, मैं तुम्हारे लिए घोषणा करना चाहता हूँ कि मुझे आज़ादी से, इस जीवन से, इस स्वास्थ्य से या इस सभी चीज़ों से जिससे तुम्हारी किताबें संसार का वरदान कहती हैं, है ना, मुझे घृणा हो रही है। मतलब उसने जितनी सारी बुकें पढ़ी थी ना, उस बुक से उसको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई थी, बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। तो अब वो कह रहा था कि मुझे वो सब चीज़ें देखकर बाहर जाने के लिए मुझे मतलब घृणा हो रही है। फॉर 15 years आई हैव स्टडीड earthly life. True, I saw neither the earth nor the people, but in your books I drank fragrant wine, sang songs, hunted deer and wild boar in the forest, loved women. अब वो कहता है इस लाइन में कि इस 15 वर्षों तक मैंने इस पार्थिव जीवन का अध्ययन किया है ना, और साथ ही साथ क्या देखा है कि सच में मैंने ना तो पृथ्वी को देखा है और ना लोगों को देखा है, लेकिन तुम्हारी किताबों में ही, है ना, मैंने सुगंधित शराब पिए, गाना गाता रहा, हिरन और जंगली सूरों का जंगल में शिकार किया, औरतों से प्रेम किया, बहुत सारी चीज़ें की किताबों के माध्यम से ही। ठीक है। योर बुक्स गेव मी विजडम, तुम्हारी बुक्स ने मुझे बुद्धिमत्ता सिखाई, मेरे दिमाग बढ़ाया। ह्यूमन थॉट क्रिएटेड इन द सेंचुरीज इज कंप्रेस्ड इन माई स्कल। आई नो दैट आई एम क्लेवरर देन यू ऑल। मतलब कहने का मतलब है मैं जानता हूँ कि मैं तुम सबों से ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, क्योंकि शताब्दियों में जितने भी मानव विचार मेरी खोपड़ी में दब गए हैं अब, है ना। आगे लिखता है कि एंड आई डिस्पाइज योर बुक्स, डिस्पाइज ऑल वर्ल्डली ब्लेसिंग्स एंड विजडम। मतलब कि पुस्तकों और संसारिक वरदानों, है ना, ज्ञान बुद्धि सबों से मुझे घृणा है। यहाँ पे क्या है, विजनरी। दो यू बी प्राउड एंड वाइज एंड ब्यूटीफुल, येट death will wipe you from the face of the earth like the mice underground, and your posterity, your history and the immortality of your men of genius
विल बी बर्न डाउन टुगेदर विद द ग्लोब। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एवरीथिंग इज़ विजनरी, सभी चीज़ें काल्पनिक है, ये लॉयर बोलता है, लिखा हुआ है उसने कि यद्यपि तुम घमंडी, बुद्धिमान और सुंदर हो सकते हो, लेकिन इस पृथ्वी से तुम्हें भी मृत्यु जो है ना सदा के लिए मिटा देगी, है ना। तुम्हारा इतिहास मतलब जिस तरह से ज़मीन के अंदर के चूहे और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियाँ जो है ना हट जाती है ना, उसी तरीके से मृत्यु भी तुम्हें हटा देगी। तुम्हारा इतिहास, तुम्हारा प्रतिभाशाली लोगों की अमरता इस भूमंडल के साथ ही जल कर भस्म हो जाएगी, सारी चीज़ें नश्वर हैं, है ना। दैट आई मे शो यू इन डीड माई कंटेम्प्ट फॉर दैट बाई विच यू लिव, आई वेव द 2 millions of which I once dreamed as of paradise and which I now despise, that I may deprive myself of my right to them. I shall come out from here 5 minutes before the stipulated term and thus shall violate the agreement. अब वो ये बोलता है कि चूँकि सचमुच तुम जैसा जीवन जी रहे हो उससे मुझे अब तो घृणा हो चुकी है, इसलिए मैं 20 लाख रुपए छोड़ रहा हूँ जिसे मैंने स्वर्ग के रूप में देखा था, क्योंकि उससे तो मैं अब घृणा करता हूँ। मैं अपने अधिकार से अपने आप को वंचित कर सकूं, इसलिए मैं 5 मिनट पहले, वो खुद ही लिख के रखा था कि मैं 5 मिनट पहले यहाँ से अनुबद्ध काल से पहले निकल जाऊँगा और करारनामे मतलब जो भी करारनामा था हमारा, एग्रीमेंट था, उसका उल्लंघन कर दूँगा। When he had read, the banker put the sheet on the table, kissed the head of the strange man and began to weep. मतलब ये सब चीज़ पढ़ने के बाद वो जो बैंकर था वो बहुत भावुक हो गया, उस सीट को टेबल पे रख दिया, उस पेपर की सीट को, उस स्ट्रेंज मैन को, है ना, आदमी के सिर को चूम कर रोने लगा, लॉयर के सिर को। ही वेंट आउट ऑफ द विंग, है ना, वो उस भाग मतलब वो विंग से, उस भाग से बाहर निकल के भाग गया। नेवर एट एनी टाइम हैड ही फेल्ट सच कंटेम्प्ट फॉर हिमसेल्फ एज ऑर नाउ, मतलब जीवन में शायद कभी उसने अपने आप से इतनी घृणा उससे नहीं हुई थी जैसा अब हो रहा था उसे। ठीक है, लिखा है कमिंग होम ही ले डाउन ऑन हिज बेड बट टीयर्स केप्ट हिम ए लॉन्ग टाइम फ्रॉम स्लीपिंग। मतलब वो घर पे तो आ गया अपने और अपने बिछावन पर आके लेट गया, लेकिन आंखों से बहसते आंसू उसे काफ़ी समय तक सोने नहीं दिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग द पुअर वॉचमैन केम रनिंग टू हिम एंड टोल्ड हिम दैट दे हैड सीन द मैन हु लिव्ड इन द विंग क्लाइम थ्रू द विंडो इनटू द गार्डन। मतलब सोने तो नहीं दिया था। फिर आगे बोलता है कि अगली सुबह क्या हुआ, उस वॉचमैन आया, है ना, और उसने बताया उससे, क्या कहते हैं, बैंकर से, कि उस आदमी को उन लोगों ने खिड़की से नीचे उतर कर उद्यान में आते हुए देखा है। ही हैड गॉन टू द गेट एंड डिसअपीयर्ड, यानी कि वो द्वार तक गया, मतलब दरवाजे तक गया और वो गायब हो गया, लापता हो गया। द बैंकर इंस्टेंटली वेंट विथ हिज सर्वेंट टू द विंग एंड एस्टैब्लिश द एस्केप ऑफ हिज प्रिजनर। साहूकार तुरंत अपने नौकरों के साथ उस भाग में मतलब गया, उस विंग में गया और उस कैदी के निकल भागने की बात को सत्य पाया। टू अवॉइड अननेसेसरी रूमर ही टुक द पेपर फ्रॉम द टेबल एंड ऑन हिज रिटर्न लॉक्ड इट इन हिज सेफ। और क्या हुआ कि अनावश्यक अफवाह से बचने के लिए उसने टेबल पे पड़े उस कागज़ को ले लिया और अपनी अलमारी में बंद कर दिया। और इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म होता है। और मुझे तो रियली ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत अच्छा था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।